देखो ग्राफ्स ऑफ हार्डी विनबर्ग। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ये कह रहा था कि अगर हम किन्हीं भी अलील्स की फ्रीक्वेंसी को देखें, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी फ्रीक्वेंसी पी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्यू, तो क्या आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2pq। ये कैसे आती है? क्योंकि कैपिटल टी को ढूंढने की फ्रीक्वेंसी 1 पी इंटू पी हो जाएगी, स्मॉल टी को ढूंढने की इन मल्टीप्लाई हो जाएगी, और दो कॉम्बिनेशंस और हो सकते हैं जो कि हमारे बनाएंगे 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। हाँ हाँ जाओ। तो इस केस में P प्लस Q, अगर दो ही अलील्स हैं तो इनकी अलील की फ्रीक्वेंसी मिला के 1 होगी। मतलब अगर एक 0.8 टाइम मिलता है, दूसरा 0.2 टाइम मिलता है, तो दो ही अलील्स हैं तो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मिला के 1 आएगा, क्योंकि दो ही चीज़ें मिल रही हैं। जैसे परसेंटेज मिला के 100 होती है तो फ्रैक्शन मिला के 1 होती है। तो P प्लस Q की वैल्यू भी 1 आएगी और डिफरेंट कॉम्बिनेशन की वैल्यू भी 1 आएगी अगर तुम अरिथमेटिकली निकालो, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq विल बी द फॉर्मूला ऑफ p प्लस q का होल स्क्वायर। और सिंस p प्लस q इज 1, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस की फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी? 1। तो जीन कॉम्बिनेशंस की फ्रीक्वेंसी मिला के भी 1 आती है और अलील की फ्रीक्वेंसी भी 1 होती है। इसे बोलते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये तब तक रहती है जब तक एवोल्यूशन ना हो रहा हो। जब एवोल्यूशन आता है तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल खराब हो जाता है, और हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जब खराब हो जाता है तो वैल्यू 1 नहीं रहेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? सपोज पहले 80% था कैपिटल टी, तो 80% था तो इसकी फ्रीक्वेंसी थी 0.8 और ये था 0.2। 80% ये था, 20% पॉपुलेशन में ये था। तो इन दिस केस अगर एक नया एलील आ गया x, जो कि मीडियम हाइट का है, मान लो, वैसे तो ऐसा कोई एलील है नहीं, पी प्लांट में 2 ही हैं, पर एक नया एलील आ गया एवोल्यूशन से, तो ये नया एलील आया और इसने कितना परसेंटेज ग्रैब कर लिया? 0.1। और मान लो कि ये 0.8 वाले का कम हो गया, तो इस केस में जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल होगा, P प्लस क्यू भी 1 नहीं रहेगा और इन सबकी जो इंडिविजुअल कॉम्बिनेशंस है वो भी 1 नहीं रहेंगे, क्योंकि अब P प्लस क्यू इज़ नॉट 1। तो एवोल्यूशन आने से जो नया करेक्टर आता है वो करेक्टर जो है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करता है। ऐसे 5 फैक्टर्स होते हैं जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को खराब कर सकते हैं: जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। 5 फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट दी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो ये सारे एवोल्यूशन कॉज करते हैं। तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज, जो भी चीज़ हार्डी विनबर्ग को हटा रहा है वो एवोल्यूशन का कॉज बन रहा है। क्या बन रहा है? एवोल्यूशन का कॉज। तो अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये क्या कह रहे हैं? तो अगर सपोज हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें सपोज ये एक लार्ज पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़े वेल्स, ये बहुत छोटी वेल्स और ये मीडियम साइज वेल्स, तो ये इनकी साइज़ की बात है। तो अभी इस पॉपुलेशन में जब हमने देखा तो मीडियम वाले बहुत ज़्यादा हैं, मीडियम वाले बहुत ज़्यादा है, तो मीडियम वाला ट्रेट जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि शायद मीडियम वालों को ज़्यादा खाना नहीं खाना पड़ता, ज़्यादा फास्ट भी होंगे, खाना भी जल्दी मिल जाता हो और ज़्यादा खाना भी नहीं पड़ता हो, तो मीडियम वाले नेचुरली सिलेक्ट हो रहे हैं इन सम मीडियम। तो दोनों जो पेरिफेरल वैल्यूज़ हैं, दैट मीन्स दी ऐसी वेल्स जो छोटी हैं और ऐसी वेल्स जो बहुत बड़ी हैं वो नहीं सिलेक्ट हो रही। सिलेक्ट कौन हो रही है? मीडियम। तो ये हमारा नेचुरल सिलेक्शन बता रहा है कि मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड। क्लियर है ये पॉइंट? ऑन दी अदर हैंड, अगर ऐसा हो कि पीक गेट्स नैरो, पीक क्या होती जाए? नैरो, ये नीचे से कम होता जाए और ये सीधा ऊपर जाता जाए, तो दैट मीन्स स्मॉल वाले भी खत्म होते जा रहे हैं, लार्ज वाले भी खत्म होते जा रहे हैं, सिर्फ मीडियम की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो इससे बोलेंगे स्टेबलाइजेशन हो रहा है। इसे क्या बोलेंगे? स्टेबलाइजिंग हो रहा है। स्टेबलाइज हो रहा है मतलब जो पहले था वही हो रहा है पर ज़्यादा हो रहा है, राइट, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। सेकेंड इज पीक शिफ्ट। सपोज ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि मीडियम वाले पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा हार्म होने लगा, कोई वायरस आ गया जो मीडियम वाले ट्रेट वाले जीन को ज़्यादा इफेक्ट करता था, या ऐसे कुछ उनके अंदर कुछ खामियां भी थी जो जिसकी वजह से मीडियम वाले अब मरने लग गए, तो ज़्यादा ये लार्ज वाले अब बढ़ने लग गए। तो अब ना स्मॉल है ना मीडियम है, अब कम ज़्यादा होने लग गए किसी इवेंट में लार्ज वाले, ठीक है।
तो अब लार्ज वाले की तरफ जो चेंज हुआ ये डायरेक्शनल चेंज हो गया, इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल चेंज। डायरेक्शनल चेंज का मतलब है कि एक साइड से शिफ्ट हो गई पीक दूसरे किसी ट्रेट पे। पहले पॉपुलेशन ज़्यादातर मीडियम वाले थे, पर अचानक से मीडियम वाले, जैसे मेलेनिक मॉथ का था, पहले सारे के सारे मेलेनिक मॉथ का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो पहले ज़्यादातर कौन से थे? लाइट कलर्ड, और आफ्टर मेलेनिक, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो सारे क्या हुए? डार्क कलर। तो ये कैसे चेंज हुआ? डायरेक्शनल, कि एक ट्रेड छोड़कर सारे के सारे अब पॉपुलेशन दूसरे ट्रेड पे आ गई। तो ये कैसा चेंज हो गया? डायरेक्शनल चेंज। समझ में आया ये बात? दूसरी केस, तीसरा केस है डिसरप्शन। अब ऐसा हुआ कि मीडियम वाले खराब हो रहे थे वेल्स, उनको बीमारी लग रही थी, पर स्मॉल और लार्ज बचे हुए थे ड्यू टू सम अदर रीजंस। लार्ज वालों पे कोई वो प्रेडेटर नहीं खा पाता था उन्हें, या फिर स्मॉल वाले छुप जाते थे। तो जो मीडियम वाली वेल्स थी वो खत्म होने लगी और स्मॉल और लार्ज की पीक्स बनने लग गई। तो इसे बोलेंगे डिसरप्शन। इसे क्या बोलेंगे? डिसरप्शन। तो हाउ मेनी ऑपरेशन, हाउ डज नेचुरल सिलेक्शन अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल? तो ये उसके क्वेश्चन का आंसर है, ये बनाओ। हाउ डज नेचुरल सिलेक्शन अफेक्ट एवोल्यूशन? तो ये क्या है? इसका आंसर है। कैसे कैसे अफेक्ट कर सकता है? स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल चेंज, डिसरप्शन। ठीक है, और तीनों के ग्राफ बनाने हैं बस। समझ आया? जल्दी से। हाँ, डिसरप्शन में मीडियम वाले कम होने लग गए, बट स्मॉल और लार्ज दोनों बढ़ गए, तो डिसरप्ट होगी वो। ग्राफ बना के उसको